हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसके पहले के टॉपिक्स मैंने पहले की वीडियोस में डाल रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी जल्दी मैं अपने चैनल पर लाऊंगी, तो आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और नोट्स भी मैं अपने चैनल पर जल्द ही डालूंगी। सो बिना देरी के फटाफट से इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो चीज़ मैंने छोड़ दिया था उसको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मैंने ये जो येलो बॉक्स है इसको नहीं पढ़ाया था, इसको पढ़ा दूंगी। और जो महात्मा गांधी सेक्रीफाइस है वो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया था, वो भी पढ़ा दूंगी। तो पहले हम लोग इस येलो बॉक्स को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है जान लेते हैं। तो लाइन बाई लाइन मैं आप लोग को मीनिंग बता देती हूँ। आखिर ये है क्या, ये एक स्टोरी टाइप है, शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं। इसमें श्वेता और उसके नाना जी के बारे में दिया हुआ है। श्वेता noticed that her Nana, maternal grandfather, would get very quiet whenever anyone mentioned पाकिस्तान। तो श्वेता ने गौर किया था कि जब भी कोई पाकिस्तान की बात करता था या पाकिस्तान का जिक्र छेड़ता था तो उसके नाना एकदम चुप हो जाते थे। One day she decided to ask him about it। एक दिन उसने नाना से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। Her Nana told her about how he moved from Lahore to Ludhiana during partition। उसके नाना ने बताया कि बंटवारे के वक्त उन्हें लाहौर से लुधियाना आना पड़ा था। बोथ हिज पेरेंट्स वर किल्ड। उनके माता पिता मार दिए गए थे। इवन ही वुड हैड नॉट हैव सर्वाइव्ड बट अ नेबरिंग मुस्लिम फैमिली गेव हिम शेल्टर एंड केप्ट हिम इन हाइडिंग फॉर सेवरल डेज। श्वेता के नाना भी नहीं बच पाते, लेकिन खैर यह हुआ कि पड़ोस के मुस्लिम परिवार ने उन्हें पनाह दी और कई दिनों तक छुपा कर रखा। दे हेल्प्ड हिम फाइंड सम रिलेटिव्स एंड दैट इज़ हाउ ही मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। इन्हीं पड़ोसियों की मदद से श्वेता के नाना को अपने सगे संबंधियों का पता ठिकाना मालूम पड़ा और वे किसी तरह बच बचा के सीमा के पार कर भारत पहुँचे। यहाँ आकर उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। हैव यू हर्ड अ सिमिलर स्टोरी? क्या आपने भी ऐसी ही कोई वाक्य सुना है? आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी वन ऑफ दैट जनरेशन अबाउट देयर मेमोरीज ऑफ इंडिपेंडेंस डे, अबाउट द सेलिब्रेशन, अबाउट द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, अबाउट द एक्सपेक्टेशंस दे हैड फ्रॉम इंडिपेंडेंस। अपने दादा दादी अथवा इस पीढ़ी के किसी और से पूछिए आज़ादी के दिन क्या हुआ था, कैसे जश्न मनाया गया था, बंटवारे का सदमा कितना गहरा था और देश की आज़ादी से इन लोगों की क्या अपेक्षाएँ थीं। सो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो उस टाइम पे थे तो आप पूछिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। राइट डाउन एटलीस्ट 2 ऑफ दीज स्टोरीज। कम से कम ऐसे 2 वाक्यों को लिखिए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए किसी के साथ ऐसा हुआ था, किसी के मतलब ऐसे हैं दादा दादी या कोई उस टाइम के इंसान जान पहचान के, उनसे आप पता कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद है आप लोग को आगे भी समझ आएगा वीडियो। अब हम लोग जाते हैं महात्मा गांधी सेक्रीफाइस की तरफ। तो इसमें दिया हुआ था श्वेता के नाना जी के बारे में, क्यों पाकिस्तान की बात सुनते ही चुप हो जाते थे। जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमा क्रिएट हुआ था जब पार्टीशन हुआ था, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सहा था। तो अब हम लोग महात्मा गांधी के सेक्रीफाइस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिए हुए महात्मा गांधी सेक्रीफाइस यानी महात्मा गांधी जी का बलिदान। और हम कह सकते हैं महात्मा गांधी की शहादत। On the 15th August 1947, महात्मा गांधी did not participate in any of the Independence Day celebrations। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। He was in Kolkata in the areas which were torn by gruesome riots between Hindus and Muslims। वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हो रहे थे। He was saddened by the communal violence and disheartened that the principles of ahimsa and satyagraha that he had lived and worked for had failed to bind the people in troubled times। सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर गहरी चोट लगी थी। यह देखकर उनका दिल टूट चुका था कि अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे थे, वे ही सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में बांध सकने में नाकामयाब हो गए थे। Gandhiji went on to persuade the Hindus and Muslims to give up violence। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें।
His presence in Kolkata greatly improved the situation and the coming of independence was celebrated in a spirit of communal harmony with joyous dancing in the streets. तो कोलकाता में गांधी जी की मौजूदगी से हालत बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। तो गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे लोग, वो जहाँ भी जाते थे उनकी बातें सुनते थे लोग, इसीलिए अगर कहीं वैसा कुछ होता था दंगे फसाद तो गांधी जी वहाँ जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि लोग उनकी इज्जत करते हैं, वहाँ का माहौल वो सुधार सकते हैं, इसलिए वो जाते थे वहाँ पे। और वहाँ पे ऐसा होता भी था कि वहाँ के दंगे फसाद रुक जाते थे गांधी जी के जाने के बाद। Gandhiji's prayer meetings attracted large crowds, but this was short-lived as riots between Hindu and Muslim erupted once again and the Gandhiji had to resort to a fast to bring peace. तो गांधी जी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुड़ते थे। बहरहाल यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए। Next month, Gandhiji moved to Delhi where large-scale violence and had erupted. तो जैसा कि मैंने बताया उनके लोग इज्जत करते थे, उपवास पर बैठ जाते थे, तो कोई भी नहीं चाहता था कि गांधी जी को कुछ हो, वो उपवास पर बैठे। तो इसी तरह से दंगे फसाद रुक जाते थे, कहीं ना कहीं संभल जाते थे। नेक्स्ट मंथ गांधी जी मूव टू दिल्ली वेयर लार्ज स्केल वायलेंस हैड इरप्टेड। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। ही वॉज डीपली कंसर्न अबाउट इंश्योरिंग दैट मुस्लिम्स शुड बी अलाउड टू स्टे इन इंडिया विद डिग्निटी एज इक्वल सिटीजन्स। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। ही वॉज ऑल्सो कंसर्न अबाउट द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे और भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थीं। He was to honor its financial commitments to Pakistan. With all this in mind, he undertook what turned out to be his last fast in January 1948. एक मिनट, हाँ 1948। तो क्या पढ़ रहे थे? He was to honor its financial commitments to Pakistan. उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। इस बात से वो नाखुश थे और इन सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू कर दिया। As in Kolkata, his fast had a dramatic effect in Delhi. Communal tensions and violence reduced. और कोलकाता की तरह ही दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई। Muslims of Delhi and surrounding areas could safely return to their homes. दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। The government of India agreed to give Pakistan its dues. और भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका देय चुकाने पर राजी हो गई। गांधी जी's action were however not liked by all. बहरहाल गांधी जी के कामों से हर कोई को खुशी नहीं होती थी। Extremists in both the communities blamed him for their conditions. हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष मढ़ रहे थे। He was particularly disliked by those who wanted Hindus to take revenge or who wanted India to become a country for the Hindus, just as Pakistan was for Muslims. जो लोग चाहते थे कि हिंदू बदला लें अथवा भारत भी उसी तरह सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बने जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र बना था, वे गांधी जी को खासतौर पर नापसंद करते थे। They accused गांधी जी of acting in the interest of Muslim and Pakistan. इन लोगों ने आरोप लगाया कि गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तानों के हित में काम कर रहे हैं। गांधी जी thought that these people were misguided. गांधी जी मानते थे कि ये लोग गुमराह हो गए हैं। He was convinced that any attempt to make India into a country only for Hindus would destroy India. His steadfast pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists so much that they made several attempts to assassinate Gandhi ji. उन्हें इस बात का पक्का विश्वास था कि भारत को सिर्फ हिंदुओं का देश बनाने की कोशिश की गई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के उनके अडिग प्रयासों से अतिवादी हिंदू इतने नाराज थे कि उन्होंने कई दफ़े गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की। डिस्पाइट दिस ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट आर्म प्रोटेक्शन एंड कंटिन्यू टू मीट एवरीवन ड्यूरिंग हिज प्रेयर मीटिंग्स। और इसके बावजूद भी गांधी जी ने सशस्त्र
सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। Finally, on 30 January 1948, one such extremist, Nathuram Vinayak Godse, walked up to Gandhiji during his evening prayer in Delhi and fired 3 bullets at him, killing him instantly. Thus ended a lifelong struggle for truth, non-violence, justice and tolerance. आखिरकार 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी नाथुराम विनायक गोडसे गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ नज़दीक पहुंच गया। उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाईं और गांधी जी की तत्काल मृत्यु हो गई। इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हुआ। गांधी जी's death had an almost magical effect on the communal situation in the country। और गांधी जी की मौत का देश के सांप्रदायिक माहौल पर मानो जादू ही असर हुआ, क्योंकि सबको सदमा लगा। सबने सोचा कि हम कहाँ दंगों फसाद में लगे हुए हैं, हमने बहुत मामूली चीज़ खो दी। पार्टीशन रिलेटेड एंगर एंड वायलेंस सडनली सबसाइडेड। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक से मंद पड़ गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड। भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों की मुस्के कस दी। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर बैंड फॉर सम टाइम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों को कुछ दिन तक प्रबंधित कर दिया गया। कम्युनल पॉलिटिक्स बिगैन टू लूज इट्स अपील। और सांप्रदायिक राजनीति का जोर लोगों में घटने लगा। तो ये था महात्मा गांधी सेक्रीफाइस, यानी कि महात्मा गांधी की शहादत। उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक समझ आ गया होगा अच्छे से। इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं और कभी कभी तो इसमें से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है लिखने को, पूरा इनका सेक्रीफाइस लिखने को आ जाता है। तो ये आप लोग हिंदी में समझ लीजिएगा, हिंदी में याद कर लीजिएगा, तो आप लोग के लिए बहुत आसानी होगी। और बहुत से लोग तो इस बात मतलब ये सब जानते भी होंगे, बहुत फेमस ये सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना जो टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे। कोशिश करूँगी कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी रजवाड़ों का विलय। अब हम लोग इसको पढ़ लेंगे, देखते हैं इसमें है क्या। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रजवाड़ों का विलय। ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू वॉट वेयर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। मैं आप लोग को एक मैप दिखाती हूँ, उसमें आप लोग को समझ आ जाएगा। तो ये रहा मैप। इसमें आप लोग देख सकते हैं जो येलो कलर का है वो ब्रिटिश इंडिया का कैप्चर किया हुआ है, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ये स्काई ब्लू कलर के हैं। ये लोग क्या होते थे कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर ही काम करते थे, लेकिन जितना इनका एरिया होता था उस पर उनका अधिकार होता था। उस पर ब्रिटिश इंडिया कुछ नहीं करती थी, उस पर वो अपना राजा बन के और शासन करते थे, लेकिन वो लोग मिले रहते थे ब्रिटिश इंडिया के साथ। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण रहता था, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। और जो रजवाड़ों वाला रहता था उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट्स एंजॉयड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर्स एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुपरमेसी। तो दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी, और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। तो उस पर रजवाड़ों पे ब्रिटिश इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था। वहाँ पे राजा होते थे, राजा ब्रिटिश इंडिया से मिले होते थे, अधीन होते थे ब्रिटिश इंडिया के, और वो अपना शासन करते थे अपने इंटरनल अफेयर्स में। उसमें ब्रिटिश इंडिया दखल अंदाजी नहीं करता था। This was called paramountcy or suzerainty of the British Crown। और प्रिंसली स्टेट्स, और इसको पैरामाउंटसी और suzerainty कहा जाता था। Princely states covered 1/3 of the land area of the British Indian Empire and 1 out of 4 Indians lived under princely rule। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय समाज के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे, और प्रत्येक 4 भारतीय में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा थी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम क्या था। द प्रॉब्लम यानी कि समस्या।
Just before independence, it was announced by the British that with the end of their rule over India, paramountcy of the British crown over princely states would also lapse. आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे. This meant that all these states, as many as 565 in all, would become legally independent. इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े और रजवाड़ों की संख्या मतलब करीब 565 थी, ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे. तो ये एक प्रॉब्लम ब्रिटिश सरकार ने खड़ा कर दी थी. वो लोग कहे कि हम लोग जा रहे हैं, आप अपना देखो, आपको. The British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished. तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया. उन्होंने बोला कि हम तो जा रहे हैं भाई, आप आज़ाद हैं, आप चाहें तो मिल जाइए इंडिया के साथ, नहीं तो पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, नहीं तो अपना एक अलग कंट्री भी आप बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं आप. तो अंग्रेजी राज का नज़रिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहें तो या भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें. दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स. भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था. दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया. और यह अपने आप में एक बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था. क्योंकि सोचिए 565 थे प्रिंसली स्टेट्स, अगर वो लोग अलग हो जाएंगे तो क्या 565 कंट्री बन जाती, बाप रे. तो इसको मिलाना, अपने में भारत में मिलाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो अखंडता नहीं बन के रह पाती. सबको साथ एकजुट करके जो उन लोगों ने सोचा था कि रहेंगे वो नहीं हो पाता. द प्रॉब्लम्स स्टार्टेड वेरी सून. समस्या ने जल्दी ही अपनी तेवर दिखाना शुरू कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ त्रावणकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस. सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी. निज़ाम, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. The Nizam of Hyderabad made a similar announcement on the next day. अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम ने ऐसी ही घोषणा की. रूलर्स लाइक द नवाब भोपाल वर अवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे. दिस रिस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स मीन्स दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वॉज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट इंडिया वुड गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रीज. रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई थी कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बट जाने वाला है. द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन दीज स्टेट्स ऑल्सो लुक्ड ब्लैक. लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ रहा था. दिस वॉज अ स्ट्रेंज सिचुएशन सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एम्ड एट यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता आखिरकार करना था. In most of these princely states, governments were run in a non-democratic manner and the rulers were unwilling to give democratic rights to their populations. अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे. अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे, गवर्नमेंट्स अप्रोच यानी सरकार का नज़रिया. The interim government took a firm stance against the possible division of India into small principalities of different sizes. छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बंट जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया. The Muslim League opposed the Indian National Congress and took the view that the states should be free to adopt any course they liked. तो मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया. लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए. इस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी. सरदार पटेल was India's deputy minister and the home minister during the crucial period immediately following independence. रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया. उस टाइम पे वे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे.
He played a historic role in negotiating with the rulers of princely states formally but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union. It may look easy now. अभी यह बहुत आसान पड़ता है या आसान जान पड़ता है. But it was a very complicated task which required skillful persuasion. For instance, there were 26 small states in today's Orissa. Saurashtra region of Gujarat had 14 big states, 119 small states and numerous other different administrations. तो ये असल में यह बहुत जटिल काम था. इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की ज़रूरत थी. मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में तब के टाइम पे 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे और सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे. सोचिए, सबके पास गए, सबसे इन्होंने सबको कन्विंस किया, उन्होंने नेगोशिएट किया, कितना बड़ा काम किया है इन्होंने, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. The government's approach was guided by 3 considerations. देसी रजवाड़े की इस चर्चा से 3 बातें सामने आती हैं. Firstly, the people of most of the princely states clearly wanted to become part of the Indian Union. पहली बात तो यह थी कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे. Secondly, the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some regions. दूसरी बात यह कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ. The idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of the region. भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था. Thirdly, in the backdrop of the partition which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो उठा था. Before 15 August 1947, peaceful negotiations had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of the India into the Indian Union. शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए. The rulers of most of the states signed a document called the Instrument of Accession which meant that their state agreed to become a part of the Union of India. अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया. इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है. एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट दैन द रेस्ट. इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं और जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में बहुत कठिन साबित हुआ. द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व आफ्टर द प्लेबिसाइट कन्फर्म्ड पीपल्स डिजायर टू ज्वाइन इंडिया. इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के मामले पर गौर करेंगे. यू विल रीड अबाउट कश्मीर इन चैप्टर 8 और कश्मीर के विलय के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे. Here let us look at the cases of Hyderabad and Manipur. अब हम लोग पढ़ेंगे हैदराबाद. यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है सरदार पटेल का. सरदार पटेल को तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे. एक मिनट. और ये है निज़ाम हैदराबाद के. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है. सोच रही हूँ अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं. हैदराबाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में और काफ़ी छोटा होगा नेक्स्ट वीडियो बिकॉज करीब कंप्लीट हो गया है हमारा चैप्टर. तो उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा और लाइक कर दीजिएगा. अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स जरूर मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.